हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोगों को स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया था कहाँ तक हो गया था कि आखिर डेफिनेशंस जो थी उसका हम लोगों ने देख लिया था कि ओवरव्यू उसकी समरी देख ली थी, है ना। और नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स के बिना आप लास्ट टाइम में ये वीडियोस देख के रिवीजन तो कर नहीं पाएंगे। और ना ही पीडीएफ से रिवीजन कभी हो पाता है ना, क्योंकि मुझे पता है कभी पीडीएफ से रिवीजन नहीं हो सकता। आपको मैंने 300 पेज की पीडीएफ दे दी, आपसे बोला 4 दिन पहले रिवीजन कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके साथ रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो का काफ़ी सही रिस्पॉन्स रहा, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब ये होता है कि आखिर ये कहाँ तक इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ तक होता है, कहाँ तक इसका एप्लीकेशन हो सकता है। एक जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं इसका कहाँ तक एप्लीकेशन हो सकता है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इन देयर डे टू डे वर्क, हैंस इट कंटिन्यूस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रिलेशन होते हैं, और जो वही रिलेशन जो होते हैं वही कहलाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, और वो कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं ना, डे टू डे वर्क में हो रहे हैं, रोज़ की रोज़ वो जाएगा ऑफिस और रोज़ की रोज़ उससे जो है रिलेशनशिप मेंटेन होगी। तो वो एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप होती है, और वही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच की रिलेशनशिप कहलाती है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए बहुत आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा आपको उस तरह का नहीं मिलेगा अभी। फिलहाल सब थ्योरेटिकल है, 2 4 5 लेक्चर तक आपको थ्योरेटिकल ही मिलेगा। हो सकता है इवन उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल मिले, क्योंकि सारी अप्रोच हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। आप हो सकता है आप क्या सोच के आए, क्या माइंडसेट लेकर आए कि आपको सीधा ट्रेड यूनियन एक्ट से पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल स्टार्ट से ले जाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए लेक्चर के। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल ट्रेड यूनियन एक्ट उठा लूंगा और 10 तरह के एक्ट पहले पढ़ाना शुरू कर दूंगा। या इतना डिटेल में किसी कोचिंग ने ना पढ़ाया है अभी तक, और ना मुझे लग रहा है कोई पढ़ाता है। मैंने ग्रेड अप का देख लिया, सबके देख लिया, उन्होंने खाली एक्ट्स लिखवा डाले हैं बिल्कुल एक एक सेक्शन उसके, तो वो जो कि आने भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको श्योर शॉर्ट मतलब कि हाँ हमको सिलेक्शन लेना है, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूपीएससी वालों को तो हैबिट होती है ऐसे पढ़ने की। और बाकी बैंक एसएससी वाले जो हैं, आप देख लो अपना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा ही अगर आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ पे करना है, और इसके बिना आपका काम भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स, अब इसका स्कोप जो है कहाँ कहाँ पे है उसकी बात करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स और मैनेजर। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के एमंग जो रिलेशनशिप होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है और लेबर उसके बीच की रिलेशनशिप है, वो भी है, वहाँ पर भी ये काम आएगा। ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द सुपीरियर्स और मैनेजर्स। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय और उसके सुपीरियर जो हैं, उनसे जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है वहाँ पर ये काम आएगा। ठीक है, या मैनेजर से। तो यहाँ पे इसका स्कोप जो है यहाँ तक इसका स्कोप है। ठीक है, एक एक एस्पेक्ट है ये उसका। ठीक है, कलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कलेक्टिव रिलेशंस जहाँ पे ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के होते हैं। कलेक्टिव रिलेशन से क्या मतलब है, ठीक है, दोनों के, है ना। कलेक्टिव रिलेशन होता है, एक यूनियन है एक मैनेजमेंट। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है, कि हर एक इंडस्ट्री को आप 2 पार्ट में बांट के देखिए। इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में तो यही चलता है। ठीक है, एक मैनेजमेंट होता है और एक जो होता है टीयू होता है, मतलब ट्रेड यूनियन होता है। तो उसमें बांट के देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इट इज़ कॉल्ड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। ठीक है, तो उसके बीच में जो ट्रेड यूनियन और मैनेजर के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो कहलाती है ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। ठीक है, कलेक्टिव रिलेशन अमंग ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स, एक सेकेंड, कलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है ये हो गया। कलेक्टिव रिलेशन अमंग ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हैं और गवर्नमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस भी होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप जान लीजिए कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन भी होती हैं, और उन लोग के भी अपने अपने वो होते हैं। ठीक है, एम्स होते हैं। तो देखिए, इन तीनों की जो कलेक्टिव रिलेशनशिप होती है वहां पर भी ये काम आता है। कलेक्टिव रिलेशनशिप वो कहते क्या है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप होती है इन तीनों के बीच। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है, यूनियन का भी इंटरफेरेंस होता है, और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन या
एम्प्लॉयज़ या इंडस्ट्री का भी वहाँ पे होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तीनों लोग मिलकर जब कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो है एक अच्छा खासा रोल होता है। और यहाँ पे फिर स्कॉट क्लॉदियर एंड स्पीजल इन्होंने ये कहा है कि एक स्कोप जो है इसका वहाँ पे भी काम करता है कि जहाँ पे अगर आपको एक पीक पॉइंट अचीव करना है किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट अचीव करना है, डिजायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप और बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिव मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इन सब जगह पे अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को सही से इस्टेब्लिश करते हैं तो ये चीज़ आप जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली ये किसकी बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन? इट्स प्राइमली कंसर्न विद ऑल फंक्शन रिलेटिंग मैन इफेक्टिवली टू हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस एक मैन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर ये जो है काम करता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब इससे एक बात आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आखिर इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है ना। जहाँ पे मतलब सोचिए एक मोल्डिंग ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वहाँ तक भी ह्यूमन रिसोर्स तक भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्कोप है ना। तो देखिए वही कह रहे, द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सीम्स टू बी वेरी वाइड। इट इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड पर्सनल रिलेशंस इन द इंडस्ट्री, है ना। इंश्योरिंग मैन पावर डेवलपमेंट में भी काम आता है। एस्टैब्लिशिंग अ क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन्स कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर भी काम आता है कि पर्सन जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है उनके बीच का रिलेशन जो है उसके लिए भी ये काम आएगा। एंड दैट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच के रिलेशन में काम आएगा। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द माइंड्स ऑफ मैनेजमेंट, क्रिएटिंग अ म्यूचुअल अफेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। देखिए ओवरऑल बता देता हूँ क्या है वहाँ पे। अफेक्शन मतलब एक अपनेपन की भावना भी इसी से जहाँ पे मतलब आ रही होगी, ठीक है। वहाँ पे क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द माइंड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जब मैनेजमेंट समझ लीजिए टीओ के प्रति थोड़ा सा जब सॉफ्ट रहता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं, तो उन सब जगह पे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन काम करता है। अरे सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी एक ट्रेड यूनियन और एक मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन बन रही होगी, और वहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन आएगा ही आएगा। और किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही होगा, इंडस्ट्री के अंदर, विद इन इंडस्ट्री, ठीक है। और या फिर उससे रिलेटेड अगर वहाँ पे कहीं काम हो रहा है तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही मेंटेन हो रहा होगा, है ना। अगर एक इंडस्ट्री के अंदर दो लोग बात कर रहे हैं तो यूजुअली उन लोगों का रिलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही तो है, ठीक है। हालांकि भले ही वो लोग पर्सनल टॉक्स भी कर रहे हो, अगर आप देखें तो पर्सनल टॉक्स भी किस लिए हो रही हैं, क्योंकि वो लोग एक इंडस्ट्री में हैं और उनका जो बेस है, जो उनका प्लेटफॉर्म है, वो एक इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं या तो उनको उससे प्रॉफिट मिलने वाला है, या जो भी है वो रिलेशन भी इसी रिलेशन के ऊपर कहीं स्टैब्लिश हुआ होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक भी ये काम करता है। तो इससे आप इसके स्कोप की जो है वो समझ सकते हैं कि आखिर कितना वाइड है इसका स्कोप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन आर टू प्रिजर्व इंडस्ट्रियल पीस एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। तो जो दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली होते हैं वो ये होता है कि एक इंडस्ट्रियल पीस को प्रिजर्व करना। ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हार्मोनियस रिलेशनशिप कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं, है ना। उसकी बात कही गई थी कई सारी डेफिनेशन में। तो उसी की बात करते हैं कि एक इंडस्ट्रियल पीस वहाँ पे होना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए, है ना। और एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बना के रखना है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इफ वी हैव टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पीस द वर्कर्स मस्ट एश्योर्ड ऑफ फेयर वेजेस, गुड कंडीशन ऑफ वर्क, रीजनेबल वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज एंड मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो अगर अब देखिए एक एस्पेक्ट अगर ये वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस बनाने के लिए वर्कर्स को हमेशा हम लोग को फेयर वेजेस देना चाहिए, गुड कंडीशन ऑफ वर्क देना चाहिए, रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप 12-12 घंटे काम करा लो, तो एक रीजनेबल वर्किंग आवर्स नहीं है, ठीक है। हॉलीडेज एंड मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करना चाहिए। इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ वेंचर ऑफ कॉपरेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू सिक्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मैन मटेरियल, वही 4M की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैन मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ वेंचर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। एक वेंचर है कॉपरेशन का दोनों के बीच, ठीक है। अंडर द डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन कौन करता है, मैनेजमेंट, ठीक है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू सिक्योर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन,
और जो मतलब इंश्योर करता है कि जो कोऑर्डिनेशन है 4M का, हाँ 4M का, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी। तो जो 4M का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो। मान लीजिए आपने पैसा तो बहुत लगा दिया और लोग कम लगाए, है ना, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ करी है। तो ये जहाँ पे 4M का कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट बैठाता है, और ये कोऑपरेशन किसका होता है? दो, मान लीजिए ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट या इंडस्ट्री का कह सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन का, अदर डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। The objectives of good industrial relations should be development and progress of industry through democratic methods, stability, total well-being and happiness of the workers and industrial peace। तो एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, है ना? तो वो होना चाहिए डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो, ये हालांकि ये वर्कर्स को सोचना चाहिए ये चीज़, है ना? वर्कर जब सही से काम करेगा, काम चोरी नहीं करेगा, तो क्या होगा, उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। और उसके आगे उसके कंट्री क्या करना चाहिए, उसको इंडस्ट्री को वेजेस सही पे करने चाहिए, ठीक है, थ्रू थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड्स। और डेमोक्रेटिक मेथड्स इंक्लूड होने चाहिए वहाँ पे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टोटल वेलबींग एंड हैप्पीनेस होनी चाहिए वर्कर्स की, इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक कि एक किसी भी इंडस्ट्री के रूम का कलर भी, अगर मान लीजिए कहीं कैबिन का कलर है, वो तक जो है अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल पीस को, ठीक है। तो अभी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आगे देखी जाएगी। इंडस्ट्रियल पीस इज़ द फ्रूट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल पीस जो है वो एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन से, समझ लीजिए एक एक मशीन है, ठीक है, इधर से आलू डाला था, सोना निकाला, ठीक है, लेकिन इधर आलू नहीं डालेंगे, इधर क्या डालेंगे? इंडस्ट्रियल पीस जो है वो क्या है? गुड इंडस्ट्रियल, तो इधर से गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन डालेंगे, उधर से इंडस्ट्रियल पीस निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आलू डाल के सोना नहीं निकालेंगे, इंडस्ट्रियल पीस डाल के, मतलब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन डाल के इंडस्ट्रियल पीस निकालेंगे उधर से। तो इस तरह समझ सकते हैं, इज द फ्रूट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट इज़ हारमोनियस एटमॉस्फेयर वेयर देर इज नो इक्विलैब्स। तो ये कह रहे हैं कि एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर जो होता है, वहाँ पे इनइक्विलैब्स नहीं होते हैं। मतलब इनइक्वालिटी टाइप की कोई बात नहीं होती है, कोई स्ट्राइक्स नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट्स होने से पहले ही या डिस्प्यूट्स होते ही उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तभी हारमोनियस रिलेशनशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकती है। और ये ऐसा भी नहीं कि ये एक तरफ से होगा, ये दोनों तरफ से होगा। ट्रेड यूनियन भी इसमें कोऑपरेट करेगी और इक्वली कोऑपरेट करेगा मैनेजमेंट भी, ठीक है, किसी को दबाने वाली बात नहीं होती है इसमें। ओके, रीजनल prejudices, provincialism and clannishness have no place where good industrial relations prevail, ठीक है। तो रीजनल prejudices क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, है ना। और प्रोविंशियलिज्म की नहीं, हम मुंबई के हैं तो महाराष्ट्र के हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। क्लैनिशनेस हैव नो प्लेस, ठीक है। तो इन सब की बात कर रहा है कि ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे आएंगी तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है खराब हो सकते हैं, ठीक है। All primary objective of industrial relation is to bring about good and healthy relation between two partners in the industry, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि गुड एंड हेल्दी रिलेशन बनाए जाएं दोनों पार्टनर्स जो इंडस्ट्री के होते हैं। और दो पार्टनर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स की बात कर दी, हालांकि पार्टनर्स होते नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स होते हैं। मतलब अंदर की बात अगर हम लोग रियल ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो पार्टनर्स मानते कहाँ हैं, है ना, वर्कर्स को। तो मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच की जो वहाँ पे जो है हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका। ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स सब इसी के आसपास घूमते हैं। मिस्टर किरकाल्डी हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इन्होंने मिस्टर किरकाल्डी ने जो है वो 4 ऑब्जेक्टिव नीचे जो डिफाइन करें उनको हम लोग देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेबर इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप बहाने नहीं बना सकते कि नहीं हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है हमारे कंट्री की वो कैपिटलिस्ट है, तो हम आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। या हमारे स्टेट की जो इकोनॉमी है वो क्या कहते हैं मार्क्सिस्ट है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है वहाँ की इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, उसी में रहकर आपको क्या करना है, इम्प्रूव करनी है इकोनॉमिक कंडीशन एक लेबर की, ठीक है। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। जो
जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्टेट रेगुलेट करे थोड़ा बहुत, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। जैसा कि इंडिया में भी ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पर भी आप वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पाएंगे वहाँ पर ये चीज़ मिलेगी आपको। सोशलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ द एम्प्लॉयर। अब ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको सोशलिस्ट इकनॉमी की, ठीक है। ये जो बातें बता रहे हैं सोशलिस्ट इकनॉमी के फीचर्स हैं कि सोशलाइजेशन एंड और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ द एम्प्लॉयर। जैसे कि आपको याद होगा कि 1969 में क्या हुआ था, उनके क्या कहते हैं बहुत सारे बैंक्स के 14 बैंक्स के जो है नेशनलाइजेशन, आई गेस 14 बैंक्स थे जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 14 बैंक्स के नेशनलाइजेशन कर दिए गए थे। तो वो नेशनलाइजेशन जो था उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, समझ लीजिए, ठीक है। सोशलिस्ट हुई फिर मिक्स्ड हो गई अपनी, है ना। तो इस तरह से चली। पहले उससे पहले क्लोज्ड, है ना, फिर क्लोज्ड भी थी बीच में। 1991 पे एलपीजी आ गया, है ना। तो ये बातें तो इस तरह से सोशलाइजेशन किया जा सकता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये पोर्शन है। हालांकि इन्होंने बताया कि एक ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की यही होना चाहिए कि वहाँ पे स्टेट जो है नेशनलाइजेशन कर ले और खुद एम्प्लॉयर बन जाए, है ना, खुद एम्प्लॉयर बने। क्योंकि अगर किसी तीसरे हाथ में होगा तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होने लगेगी और वो लोग खाली प्रॉफिट पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे और वो जॉब नहीं देंगे, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वेजेस कम कर देंगे। तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो इनका ये मानना है मिस्टर किरकाल्डी का कि वहाँ पे जो स्टेट है उसको एम्प्लॉयर बन जाना चाहिए। वेस्टिंग द प्रोप्राइटरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्कर, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रोप्राइटरशिप जो इंडस्ट्री की है वो वर्कर के हाथ में दे देनी चाहिए। तो ऐसा इनका कहना है, ठीक है। चलिए, इसमें तो ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, प्रोप्राइटरशिप जो है। तो अब ये एमसीक्यू आप में आ सकता है कि बताइए ये ऐसा किसने कहा है कि इंडस्ट्रीज जो है, वो इंडस्ट्रीज की जो प्रोप्राइटरशिप है वो वर्कर के हाथों में दे देनी चाहिए। तो वो ये साहब ने कहा है, ठीक है, मिस्टर किरगाल्डी ने कहा है। ही स्टेटेड द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अ कंट्री is intimately connected with the form of political government and objectives of an industrial organization may change from economic to political ends। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो स्टेट है, कैसा इंडस्ट्रियल रिलेशन है किसी कंट्री में, तो वो कम्प्लीटली मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते। तो वो कनेक्टेड है उससे, पॉलिटिक वहाँ की फॉर्म किस तरह की है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे वो आईआर बिल्ट हो रहे हैं उसका क्या कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पे तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर वो सोचती कि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ही कमाना, तो वहाँ पे वेजेस कम होंगे, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अलग होंगे, है ना। मे चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल एंड्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे, किस तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, किस तरह की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। और जब इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा तो इकोनॉमिक से लेकर पॉलिटिकल एंड्स तक वो हमेशा वेरी करता रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे जैसे आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी या ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन चेंज होते रहेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल एंड्स, ठीक है। The Labour Management Committee of the Asian Regional Conference of the ILO has or recognized certain fundamental principles as objective of social policy in governing industrial relation with a view to establishing harmonious labor management relation, ठीक है। तो आईएलओ ने कुछ जो उनकी हुई थी एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे कुछ इन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि एज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पॉलिसी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइए, ठीक है। तो उनको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस इन एन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन बीइंग एबल टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स म्यूचुअली फ्रीली इंडिपेंडेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। एक गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन तभी हो सकते हैं जब वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पे म्यूचुअली बैठ के बातें हो जाएं, वहाँ पे किसी को लेबर कोर्ट में ना जाना पड़े, किसी को कहीं बाहर से आर्बिट्रेटर को ना बुलाना पड़े, और आपस में ही एक टीयू और मैनेजमेंट, टीयू मीन्स ट्रेड यूनियन, ठीक है, मैं टीयू बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो टीयू और मैनेजमेंट मिलके अगर वो चीज़ आर्बिट्रेटर के बिना ही सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ लाने को आईएलओ ने बोला था कि ये चीज़ें आप लाइए अपने मैनेजमेंट में तो सही रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिजायरस ऑफ रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स म्यूचुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब आईएलओ ने जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब निपटाने का मन होना चाहिए, मंशा होनी चाहिए एक इंडस्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की कि हाँ
हमको जो है उसको रिजॉल्व करना है उस इशू को। ये नहीं कि वो प्रोकास्टिनेट करते हैं कि नहीं नहीं कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे या सैलरी बढ़ा देंगे, वेजेस बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने की मंशा होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। However, the assistance of appropriate government agency may be sought in resolving the problem whenever necessary in the public interest। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग therefore in the, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक अगर मान लीजिए कहीं पे प्रॉब्लम है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे आके आर्बिट्रेटर बन जाए या वहाँ पे हेल्प कर दे कि ठीक है अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आर्बिट्रेटर बन जाते हैं या हम हेल्प कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वहाँ पे बात आ जाएगी ट्रिपार्टाइट रिलेशनशिप की, ठीक है, जो ऊपर बात करी थी हम लोगों ने। बात समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन should be desirous of associating the government agencies keeping in view the social, public, economic and general measures affecting the relation between two parties। तो ये तो जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका इनकी भी मंशा ये होनी चाहिए कि हाँ हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें। अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ कह रही है कि ठीक है इस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों में से अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए इशू है तो वो सोचे कि हाँ ठीक है चलो इनके थ्रू ही हमारा इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद नहीं होता है कि बीच में इंटरफेयर करे गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि लेबर्स की मांग उतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं, वो सही होती है। तो उस जगह पे हमेशा उनको फेवर दे दिया जाता है, ठीक है। तो कभी भी वो चाहते नहीं कि लेबर कोर्ट वोट में जाए कोई भी, है ना, और जाता भी नहीं है, बहुत कम ही, ठीक है। द कमिटी therefore emphasized the need for the management to acquire the fuller understanding of human factors in production and must use the appropriate methods of employee selection, promoting promotion and training, wage administration, work rules, labor discipline, layoff and dismissal procedures, etc। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि एक मैनेजमेंट को है, मतलब मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। अगर हम लोग को ये जो फैक्टर्स हैं एक प्रोडक्शन करने के, जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उसको हमको अगर सही से अगर हमको यूज़ करना है तो एक मैनेजमेंट की बीच में ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे वो क्या काम करेगी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन करेगी, प्रमोशन करेगी, ट्रेनिंग कराएगी, वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ठीक है, वर्क रूल्स जो होते हैं, लेबर डिसिप्लिन, ले ऑफ जो होता है, डिसमिसल प्रोसीजर्स, तो इन सब में जो है मैनेजमेंट एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है आईएलओ ने बताई है, ठीक है। अब जितने ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़े हैं उसको एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं कि वो क्या है। आप नोट्स बनाते रहिएगा, देखिए बिना नोट्स से काम नहीं चलने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीडीएफ मिल जाए काम चलेगा, पीडीएफ में दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलने वाला है। वो अगर आप तफरी कर रहे हैं आपस में ऐसे ही टाइम पास के लिए ऐसे लेट गए और देख रहे हैं वीडियो, उससे नहीं होने वाला। ऐसे लेट के देखे, अभी अभी तो याद रहेगा, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, तो वो फिर ना पढ़ने के बराबर है। वीडियो छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत देखिए, ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं। देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसे क्या है। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट बाय सिक्योरिंग हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गुडविल बिटवीन ऑल सेक्शंस इन द इंडस्ट्री विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है एक लेबर के और मैनेजमेंट के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सिक्योर किया जाए, ठीक है, एंड गुडविल बिटवीन ऑल सेक्शंस इन द इंडस्ट्री विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उनकी गुडविल को भी सिक्योर किया जाए, ठीक है। और वहाँ पे सारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वहाँ पे हमको ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जो बात करता है ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है इसका, ठीक है। टू रेज द प्रोडक्टिविटी टू अ हायर लेवल बाय अरेस्टिंग द टेंडेंसी ऑफ हायर लेबर टर्नओवर एंड फ्रीक्वेंट एब्सेंटीज, ठीक है, एब्सेंटीजम मतलब जो लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज करना है, ठीक है। और जो है लेबर टर्नओवर जो है उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब, तो कह रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ हाई लेबर टर्नओवर जो है उसको उसको मतलब फिक्स करके रखना है। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ओवर स्टाफिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा स्टाफ भी होना चाहिए, बहुत कम स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है। और फ्रिक्वेंट एब्सेंटिज्म, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली ऐसे लोग गए गायब हो गए, कह रहे नहीं आएंगे आज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करके रखना है। किसी भी अगर प्रोडक्टिविटी को हम लोग को इंक्रीज करना है तो एक मतलब स्टेबल वर्कर्स होने चाहिए, और वहाँ पे बहुत एबसेंटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, कि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई एबसेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम स्टेबल करके रखेंगे तब हम लोग की प्रोडक्टिविटी जो है हाई हो सकती है, ठीक है।
टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एंड डेवलप हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन अ कंट्री, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट को अगर हमको रिजॉल्व करना है तो क्या हमको हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी लेबर और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। To establish and maintain industrial democracy based on labor partnership not only by sharing the gains of organization but also by associating the labor in the process of decision making, blah blah blah, ठीक है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एक अगर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अगर मेंटेन करनी है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ देखिए जब मैं ऐसे पढ़ के ब्ला 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 कर देता हूँ, मैंने पढ़ रखा है क्योंकि पहले ही, ठीक है। तो इसलिए तो वहाँ पे क्या है, एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग जैसे बोनस के जो बोनस नहीं मिलता है वो प्रॉफिट शेयरिंग एक तरह की होती है। तो जो लेबर्स को बोनस अमाउंट मिला करता है तो वो चीज़ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये। और उसके बावजूद भी ये भी करना चाहिए कि एक प्रोसेस और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जहाँ पे मैनेजमेंट बैठता है वहाँ पे एक लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन का एक इंसान जरूर होना चाहिए या उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे होना चाहिए। होता भी है लेकिन बहुत पॉलिटिक्स भी चलती है अगर नॉर्मल टर्म्स में देखें तो ये हालांकि अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे इसके ऊपर लॉज हैं कि वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग में कैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो इसकी बात जो है इस ऑब्जेक्टिव में करी गई है, ठीक है। टू ब्रिज अबाउट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सच यूनिट्स विच आर रनिंग एट लॉसेस और वेयर प्रोडक्शन हैज़ टू बी रेगुलेटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए किसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो रही है और वो लॉस में जा रही है। अभी बीच में यस बैंक की बात आपने देखी होगी कि यस बैंक जो है, हालांकि वो एक इंडस्ट्री नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि वो अभी लॉस में चला गया था, है ना, बैंक, यस बैंक। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने उस अपने अंडर ले लिया और बाकी सब लोगों ने, एसबीआई ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर उसके शेयर खरीदे। अब जाके प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में नहीं लेकिन उसका लॉस परसेंट जो है काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है, 1-2% कम हो गया है। तो बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना इंटरफेयर करना चाहिए। टू ब्रिंग डाउन स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, घेराव जो होता नहीं है, एंड अदर प्रेशर टैक्टिक्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर वेजेस, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एंड फ्रिंज बेनिफिट्स टू द वर्कर्स, ठीक है। तो देखिए जो ये स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और ये जो घेराव, ये सब काम जो है ये प्रेशर टेक्निक्स ये नहीं यूज़ करनी चाहिए। कि वेज को अगर बढ़ाने की बात अगर करी जा रही है तो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ये काम होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप लॉकआउट कर रहे हैं कि नहीं मशीन नहीं चलेंगी आज, है ना। एक मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, उसको देखिएगा। तो वहाँ पे एक लेबर का जो सिनेरियो है, जो करंट सिनेरियो भी अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आखिर लेबर का सिनेरियो होता है क्या है वहाँ पे अगर एज अ लेबर आप कहीं काम करते हैं, ठीक है। घेराव बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब वायलेशन उसमें वो हो जाता है, क्या कहते हैं, रूल्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है कि पकड़ के किसी को बीच में घेर लिया कि नहीं जाने नहीं देंगे जब तक तुम उसमें कई बार लिंचिंग तक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा उस तरह का तरीका है, ठीक है। टू बिंग गैप बाय द स्टेट बिटवीन द इम्बैलेंस डिसऑर्डर एंड माल एडजस्टेड सोशल ऑर्डर, ठीक है, एंड द नीड फॉर रिशेपिंग द कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स अडेप्टेबल टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांस बाय कंट्रोलिंग एंड डिसिप्लिनिंग इट्स मेंबर्स एंड एडजस्टिंग द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। देखिए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो जो इम्बैलेंस, डिसऑर्डर और माल एडजस्टेड जो सोशल ऑर्डर है उसको रिशेप करे, ठीक है, उसको फिर से जो है सही ऑर्डर में लाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो होती हैं उसको एडाप्टेबल बनाए, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए दोनों के, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दोनों के एम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वर्कर का एम होता है कि उसकी वेजेस बढ़ जाए, एक एम्प्लॉयर का जो होता है वो होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो दोनों की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो होती है उसको अडाप्टेबल बनाया जाए, दोनों उसको अडाप्ट कर लें। अगर अडाप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आईआर वहाँ पे स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा, है ना। टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बाय कंट्रोलिंग एंड डिसिप्लिनिंग इट्स मेंबर्स, ठीक है। वो होगा कैसे, उनको कंट्रोल करके, उनको डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन करके, वहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स बना के, एंड एडजस्टिंग देयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और जो कन्फ्लिक्ट मतलब जो इंटरेस्ट है उनको जो है एडजस्ट करके, ठीक है। The main theme behind the concept of industrial relation is to recognize the fact that labor is a human being and not a commodity, and therefore it should be treated as living being। देखिए पहले की अगर हम बात करें, जब यहाँ से लेबर्स बाहर ले जाते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें, तो वहाँ पे उनको एक समझ लीजिए एक ह्यूमन बींग माना ही नहीं जाता था, उनको तो एक कमोडिटी माना जाता था, है ना। जैसे बंधा मजदूर अभी तक काफ़ी सालों पहले तक भी यहाँ पे इंडिया में चला है। तो वहाँ पे क्या होता था कि उसको सैलरी तो देते नहीं थे, पैसा सा कुछ देते नहीं थे, और पूरी ज़िंदगी काम कराया करते थे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें तो उसको एज अ कमोडिटी यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें एक इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पे
एक हेल्दी आईआर जो है बिल्ट नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहा हूँ आईआर जब बोलूँ, ठीक है। Every individual differs in mental and emotional abilities, sentiments and tradition. Human like treatment only can improve the relation between the management and the labor. ठीक है। हर एक इंसान की मेंटल इमोशनल एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो अगर हर एक इंसान को हम ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसका, तो तब तक वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी नहीं होगी मैनेजमेंट और लेबर के बीच। इन इट्स एब्सेंस द होल एडिफिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्रम्बल डाउन। ठीक है, तो इसके बीच की पूरी जो है व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त होकर गिर सकती है। ठीक है। दस एम्प्लॉयज़ कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक जो वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय होता है वो एक बहुत मोस्ट वैल्यूबल एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वहाँ की पूरी प्रोडक्शन ही डिपेंड करती है एक एम्प्लॉय पे। तो वहाँ पे अगर लॉकआउट्स, घेराव ये सब होने लगे, अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं करी, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है। नेग्लेक्टिंग दिस इंपॉर्टेंट सोर्स में रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, benefits and services, working condition, increased labor turnover and absenteeism, growing indiscipline, strike and walkouts and the like, besides deterioration and quality of goods, strained labor management relations। देखिए अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि अगर हम इन चीज़ों को नेगलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे इंडिसिप्लिन बढ़ जाएगा, वहाँ पे वेजेस सैलरीज आपको बढ़ानी पड़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। देखिए जहाँ पे एब्सेंटिज्म जब लिखा है तो वहाँ पे लोग कम आएंगे, तो वहाँ पे कमी हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा, तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे लेबर, तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो सकती है, या फिर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है। फिर उस केस में एक तो प्रोडक्शन कम होगी और जितनी होगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो ओवरऑल जीडीपी पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करने से पहले ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए एक इंडस्ट्री को। ठीक है। एंड वॉकआउट्स लाइक बिसाइड्स डिटोरेशन इक्वालिटी ऑफ गुड्स स्टैंड लेबर मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं कि अगर इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया तो ये सब उसके कॉज, ये सब उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा चैनल पे कि आखिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।